हेलो ऑल, कैसे हो बच्चों? नमस्कार। गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग। यस, सेफ एंड साउंड। ओके, चलो अब सबसे पहले मैं एक कंफ्यूजन दूर कर देता हूं। अति सुप्रभातम। पार्थ, अति सुप्रभातम। ओके, अब यहाँ पे आपका जो टेस्ट है नेक्स्ट संडे को जो आ रहा है उसके लिए क्लेरिफिकेशन दे देता हूं मैं। कई सारे बच्चे जो है मुझे मैसेज करके पूछ रहे हैं कि सर हमारा पहले तो ये कि एटॉमिक स्ट्रक्चर कौन सा चैप्टर है। बेटा, एटॉमिक स्ट्रक्चर ही आपका एनसीईआरटी का स्ट्रक्चर ऑफ एटम है। वो दोनों सेम है। उसको एटॉमिक स्ट्रक्चर भी बोलते हैं, उसको स्ट्रक्चर ऑफ एटम भी बोलते हैं, दोनों एक ही है ना। दूसरी बात, जितने बच्चे 10 अगस्त के बाद आए हैं, यानी पिछले महीने 10 तारीख के बाद जिनका एडमिशन हुआ है या फिर 10 तारीख को जिनका एडमिशन हुआ है, जिनका लास्ट मंथ में एडमिशन हुआ है, जिनको हमने इंट्रोडक्शन टू केमिस्ट्री और आईयूपीएसी, ये दो टॉपिक ही अभी हम पढ़ा रहे हैं या फिर दो टॉपिक ही हुए हैं जिनके, है ना। तो जो आपको टॉपिक का लिस्ट दिया हुआ है, यानी स्ट्रक्चर ऑफ एटम, एटॉमिक स्ट्रक्चर, इंट्रोडक्शन टू केमिस्ट्री, आईयूपीएसी और आइसोमेरिज्म और मोल कंसेप्ट। अब मोल कंसेप्ट का मतलब क्या है? मैंने वो मोल वाला बताया था ना, यानी मोल से क्या होता है? नंबर ऑफ एटम्स, वॉल्यूम और वेट। ये डायग्राम वाली चीज थी ना, वो है मोल कंसेप्ट, है ना। उसी के बेस पे क्वेश्चंस आएंगे, उसी एक ही डायग्राम के बेस पे, राइट। तो उस कंसेप्ट के बेस पे आपका पेपर बनेगा 13th का, यानी नेक्स्ट संडे वाला पेपर जो है उसी के बेस पे बनेगा। अब जितने बच्चे नए हैं, जिनका ना तो एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर हुआ है, यानी आप लोगों ने नहीं किया है, ऑलरेडी हमारा तो रिकॉर्डेड है। सुजीत सर का तो पूरा रिकॉर्डेड वीडियो है, आप वो देख सकते थे। मगर फिर भी चलो मान लेते हैं कि आपने नहीं लिया है, वो नहीं देखा है। तो इस बार के एग्जाम में जितने टॉपिक हुए हैं, मतलब इंट्रोडक्शन टू केमिस्ट्री, आईयूपीएसी, ये दो टॉपिक आपके हो जाएंगे या फिर हुए हैं। इस वीकेंड तक में, फ्राइडे तक आपको आईयूपीएसी भी बता दूंगा, पूरा आईयूपीएसी आपका हो जाएगा। तो आपको इंट्रोडक्शन टू केमिस्ट्री और आईयूपीएसी, बस इन दोनों का ही टेस्ट देना है। मतलब उसका टेस्ट का टाइमिंग और टेस्ट का पेपर सब कुछ अलग होगा, राइट। आपको रूटीन जो टाइम टेबल है उसके साथ टेस्ट देने की जरूरत नहीं है। किसके लिए बोल रहा हूं? जो नए बच्चे हैं। ये मैं यहां पे लिख के दे रहा हूं। दो डिवीजन है, बिफोर 10 अगस्त, ये वाला एक स्लॉट है, और दूसरा है आफ्टर 9 अगस्त। मतलब नया बैच जो शुरू हुआ उसकी बात कर रहा हूं। मगर मतलब कि 10 अगस्त को जिसने एडमिशन लिया वो भी, है ना, उन दोनों का अलग है। इन लोगों के लिए सिलेबस है जो है वो, यानी एटॉमिक इंट्रोडक्शन टू केमिस्ट्री, जिसमें आईयूपीएसी प्लस आइसोमेरिज्म, और तीसरा जो है वो मोल कंसेप्ट, मतलब मोल वाला जो था वो। जबकि इनके लिए क्या है? इंट्रोडक्शन एंड आईयूपीएसी, बस ये दो टॉपिक है। और हमेशा जो टॉपिक दिए जाते हैं वो इन जनरल दिए जाते हैं, जो ज्यादा है वो, मैक्सिमम जितना टॉपिक है वो। अब जो बच्चे नए आए हैं जिनका ये नहीं हुआ है, इन लोगों को सिर्फ इन दोनों टॉपिक का ही टेस्ट देना है। इन दोनों टॉपिक से हम 30 क्वेश्चंस बनाएंगे। आपको इन 30 क्वेश्चंस का आंसर देना है। 30 क्वेश्चंस होंगे, 4 मार्क्स ईच, 120 मार्क्स का आपका पेपर बनेगा, है ना। मैक्सिमम मार्क्स होंगे 120, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग 1, यानी +1, यानी +4 - 1। इसको आपको मार्किंग स्कीम है +4 - 1।
मतलब जितने करेक्ट आंसर होंगे उनका +4 मार्क्स मिलेगा और जितने इनकरेक्ट होंगे उसके -1 हो जाएंगे, जो आपका ऑब्टेन मार्क्स है उसमें से। पता है ना, 10 क्वेश्चन सही लिखोगे तो 10 इंटू 4 यानी 40 मार्क्स मिलेंगे, और 5 क्वेश्चन गलत लिखे हैं तो 40 में से 5 माइनस हो जाएंगे, बाकी छोड़ दिए, मान लो बाकी छोड़ दिए थे क्वेश्चन, राइट। 15 क्वेश्चन ही किए थे आपने, 15 छोड़ दिए थे, तो जो छोड़ोगे उसके कोई मार्क्स नहीं कट होंगे, ना तो उसके कोई मार्क्स मिलेंगे। जितने करोगे उतने सही करोगे उसके 4 मार्क्स मिलेंगे, और जितने गलत करोगे वो सही में से माइनस हो जाएंगे, है ना। ये सिस्टम होता है हमेशा, राइट। ये क्लियर है। तो इन दोनों का ये इंट्रोडक्शन टू और आईयूपीएससी, ये दो में से ही 30 क्वेश्चन होंगे। टाइमिंग अलग होगा, टाइमिंग आपको ग्रुप पे ही अनाउंस कर दिया जाएगा, ग्रुप पे आपको टाइम दे दिया जाएगा कि ये जो टेस्ट है उस टेस्ट को आपको कब देना है, ठीक है। अच्छा, एक दूसरी बात, जो बच्चे ये वाला टेस्ट दे रहे हैं, यानी जो पुराने बच्चे हैं जो पहले से आ चुके हैं, अर्ली बर्ड्स जितने भी हैं, उन सारे अर्ली बर्ड्स को भी यहाँ पे टेस्ट देना अलाउड है। यानी ये सिलेबस वाले जो हैं वो भी यहाँ पे टेस्ट दे सकते हैं, इंट्रोडक्शन टू केमिस्ट्री और आईयूपीएससी का, है ना। और नए बच्चे भी ये वाला टेस्ट दे सकते हैं। नए बच्चों के लिए कंपलसरी है, जो 10th अगस्त है उसके बाद जो भी आए हैं उनके लिए कंपलसरी है। अच्छा, आप अभी अभी आए हो रिसेंटली, जिनका इंट्रोडक्शन टू केमिस्ट्री और आईयूपीएससी नहीं हुआ है, वो वीडियोस देखना शुरू कर दो। ऑलरेडी सुजीत सर ने वो लिंक जो है वो आपको शेयर कर दिया है, आपको लिंक शेयर कर दी गई है, तो वो लोग वो एक्स्ट्रा में बैठ के पूरे दिन में वीडियो देखना शुरू कर दो। अब तक का जितना आईयूपीएससी हुआ है, जितना भी इंट्रोडक्शन टू केमिस्ट्री हुआ है, ये वापस से अब नहीं होगा। यानी वो सारे वीडियोस ऑलरेडी हैं, तो वो आपको देख लेना है उस वीडियो में से कौन सा, जो 10th अगस्त के बाद वाले जो वीडियोस लिए ना हमने, जितने भी लेक्चर्स लिए ना, उसके वीडियोस ऑलरेडी आपको लिंक कर दी गई है शेयर आपके साथ, बराबर से सुन लो। बाकी बच्चे जिन्हों को अभी अभी रिसेंटली एडमिशन हुआ है, वापस कान खोल के सुन लो, इकडे बघा, लक्ष्य द्या। जितने भी बच्चे रिसेंटली ज्वाइन किए हैं उन लोगों को लिंक शेयर कर दिया गया है, और उन्हीं लिंक से आप इंट्रोडक्शन टू केमिस्ट्री और आईयूपीएससी का अब तक का जितना लेक्चर है वो देखना शुरू कर दो, और करंट अभी जो लाइव लेक्चर चल रहे हैं वो लाइव लेक्चर भी अटेंड करो, ठीक है बेटा। इतना क्लियर है। इवनिंग में जो लाइव लेक्चर चल रहे हैं उसकी बात कर रहा हूं, हाँ। मॉर्निंग वाला आपके लिए 3 काम हो जाएंगे, मॉर्निंग का अटेंड करो, इवनिंग का अटेंड करो, और बाद में पुराने लेक्चर्स देखो, क्योंकि बट नेचुरली ऑब्वियस है, अगर आप पीछे चल रहे हो तो आपको मेकअप करने के लिए, कोप अप करने के लिए ये करना ही पड़ेगा। मगर ये सिर्फ कितना है, 1 महीने के लिए है बस। सितंबर मंथ में पूरा खत्म हो जाएगा, सितंबर मंथ में आप साथ साथ में हो जाओ, यानी मेकअप करके एट द मार्क आ जाओ, है ना, अप टू दी लेवल आ जाओ, तो आपको कोई दिक्कत नहीं, 1 महीना आपके पास है। और अक्टूबर में ये सारी बैचेस जो है एक साथ एक जैसे ही सिलेबस पे चलेगी, क्योंकि काफी टाइम आपको मिल चुका है, काफी सफिशिएंट टाइम आपके पास है। तो जितने बच्चे नए हैं वो लोग पैनिक मत हो, प्लानिंग के साथ चलो, मैं जो बोल रहा हूं उस प्लानिंग के साथ चलो। सितंबर मंथ आपके हाथ में है पूरा, आज 7 तारीख है ना। आपके पास स्टिल अभी भी ये पूरा महीना है, 27 दिन, अभी 23 दिन अभी भी आपके पास है। उसमें आपको पूरा कॉमन जो पिछले वाला जो है वो पूरा आपको कवर करना है, वीडियोस देखते जाओ। और 10 अगस्त के बाद, 10th अगस्त के बाद के जितने वीडियोस हैं वो देखना शुरू कर दो, और साथ साथ में मॉर्निंग और इवनिंग लेक्चर्स भी अटेंड करते जाओ। वर्कलोड बढ़ेगा आपका, और डेफिनेटली बढ़ेगा। जो जल्दी आ जाते हैं उसको बेनिफिट होता ही है, डेफिनेटली बेनिफिट होता है। जो बाद में है उनको थोड़ा ज्यादा काम करना पड़ता है, मगर 1 महीने का टाइम अभी भी स्टिल आपको दे रहा हूं मैं, कोप अप कर लो। अच्छा, इसके ऊपर और 10 दिन ले लो, 10th अक्टूबर तक ले लो, मगर ऐसा नहीं, 10th अक्टूबर आपका बफर है, वो 10 दिन आपके पास बफर है। आपको सितंबर मंथ में ही पूरा खत्म कर लेना है, जितना भी हो जाए वो खत्म कर लो, ठीक है। और तब तक हम आपका ये जो आईयूपीएससी वाला चल रहा है, ये वाला चैप्टर आइसोमेरिज्म और एटॉमिक स्ट्रक्चर या स्ट्रक्चर ऑफ एटम, वो वाला चैप्टर हम वापस आपको पढ़ा देंगे, मतलब सितंबर के एंड तक हम ये पूरा खत्म कर लेंगे, यानी एट पार आ जाओगे सब लोग,
जो पुराने स्टूडेंट थे वो और आप लोग दोनों साथ साथ में आ जाओगे, मैं दोनों को साथ में लेके आ जाऊंगा, है ना। तो फिर से होगा वो। कोई पूछ रहा था ना, हाँ कुणाल क्या पूछ रहे हो सर, वो न्यू स्टूडेंट्स के लिए चैप्टर फिर से नहीं होगा, एटॉमिक स्ट्रक्चर वाला फिर से होगा, यूपीएससी और इंट्रोडक्शन टू केमिस्ट्री वाला आप वीडियो देख सकते हैं, आपके पास ऑलरेडी है वो वीडियोस। आंखें दुख रही है सर पूरा दिन लेक्चर देख के, पर मैचअप करने के लिए कुछ भी करना पड़ेगा। हाँ यार, केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, सो द केमिकल बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, हाँ वो तो चल ही रहा है ना मॉर्निंग में, कवर हो गया ना इन इवनिंग बैच। हाँ, इवनिंग बैच में वापस से ये पढ़ाऊंगा मैं, यानी एटॉमिक स्ट्रक्चर वापस से पढ़ाऊंगा। अच्छा, प्रणाली बेटा तुम जो है सब लोगों के लिए, प्रणाली ने क्वेश्चन अच्छा पूछा है, सर आंखें दुख जाती है हम कंटिन्यूसली ऐसा देखते हैं तो इसके लिए मैं आपको एक बताता हूं। नंबर वन, आप जो है मोबाइल पे मत देखो, आप हो सके तो लैपटॉप पे देखो, क्योंकि मोबाइल जो है उसमें ज्यादा रेडिएशन आते हैं, छोटी स्क्रीन से ज्यादा रेडिएशन बाहर आते हैं, तो ज्यादा हमें वो इफेक्ट करता है। जबकि लैपटॉप की बड़ी स्क्रीन होगी तो उससे इतने ज्यादा रेडिएशन नहीं आते, फैल जाते हैं, है ना, स्प्रेड हो जाते हैं। तो लैपटॉप यूज करो, नंबर वन, ये प्रेफरेबल है लैपटॉप यूज करना। नंबर टू, अगर मान लो लैपटॉप नहीं है आपके पास और मोबाइल ही आपको यूज करना पड़ता है, तो क्या करें। तो उसके लिए बहुत सिंपल सा मैं रास्ता आपको बताता हूँ। मोबाइल जो है उसको जितना हो सके उतना दूर रखो, मोबाइल को दूर रखो, और जितना हैंड्स फ्री, मान लो आपने हैंड्स फ्री, ब्लूटूथ हैंड्स फ्री अगर आपके पास है तो आप काफी दूर रख सकते हो। अगर नॉर्मल हैंड्स फ्री है तो नॉर्मल हैंड्स फ्री का जहां तक वायर जाता है उतना वायर तक आप डिस्टेंस रखो, उसको दूर रखो, ठीक है। और और आधे घंटे में, हाफ एन आवर में, आधे घंटे में आप आंखें जो है वो पानी से धो लो, पानी से साफ करते रहो एवरी हाफ एन आवर, राइट। ऐसा करोगे तो आपको ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, ये दिक्कत नहीं होगी आपको, है ना। हाफ एन आवर में बीच में 5-5 मिनट का या 45 मिनट से 1 आवर के बाद एक एक लेक्चर खत्म होने के बाद आप क्या करो, 10-10 15-15 मिनट का या 10-5-10 मिनट का ब्रेक ले लो। ब्रेक लेने के बाद आंखों पे क्या करो, एकदम से पानी डाल दो और आंखें थोड़ी देर ऐसे बंद करके ऐसे बैठे रहो, सोना नहीं है। आंखें बंद करके बैठोगे और सो के 2 घंटा, ऐसा मत करना। आंखें बंद करके बैठना है सिर्फ, ऐसे लेट नहीं जाना है। आंखों पे पानी डाल के आप 10 मिनट या फिर 5 मिनट ऐसे शांति से बैठ सकते हो ना, सर ब्रेक लेके करो। और 1 महीना ही आपको करना है, 23 डेज ही अभी, 23 डेज में आपको मेकअप कर लेना है, कॉपअप कर लेना है, एट पार आ जाना है ना। क्योंकि देखो अगर आज नहीं करोगे तो कल करना पड़ेगा, कल नहीं करोगे तो परसों करना है, यानी अगर ये साथ में इकट्ठा होता जाएगा, बैकलॉग बढ़ता जाएगा, तो हम तो आगे भागते ही जाएंगे, हम रुकने वाले नहीं है, कोई और रुकेगा नहीं, आपको ही मेकअप करना है ना। उसके लिए बेस्ट वे ये है कि मिनिमम से मिनिमम टाइम में जितना जल्दी हो सके, जितना जल्दी हो सके खत्म कर, राइट। हाँ चलो, चश्मा का नहीं होगा तो एक बार चश्मा बना लो, चश्मा लगा के देखो, ये ऐसी कोई जरूरत नहीं है यार, ऐसा चश्मा बनने का अलग से खर्चा करने की जरूरत है, कोई मीनिंग नहीं है। ब्लू लेंस, हाँ चलो, ये मयूर जादव ने तो और भयंकर चीज बोल दी, ब्लू लेंस ले लो। हाँ मिलते हैं 3-4 हज़ार रुपए के, ले लो बढ़िया वाले, कोई दिक्कत नहीं। ब्लू लेंस इफेक्टिव, हाँ सही। देखो, ब्लू लेंस लेने से अच्छा है, मैं ये आपको सजेस्ट करूंगा कि आपका जो मोबाइल का स्क्रीन है ना, उसमें एक अलग से वो नाइट मोड आता है या रीडिंग मोड आता है ना, तो उस रीडिंग मोड में आप उसको ले लो। स्मार्टफोन है तो उसमें रीडिंग मोड आता है, नाइट मोड आता है, उस मोड पे रख के आप देखो, तो वो आपको ज्यादा पेन जो है यानी नहीं होगा उससे। हाँ अखिलेश, हेड पेन करता है ना, हाँ वो तो करना ही है, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। और कुछ तो आपको करना पड़ेगा, वरना हेड पेन ऐसा कुछ आप बोल सकते हो ना कि मेरा सर दुख रहा था, मुझे ये हो रहा था, वो हो रहा था, फिर भी मैंने पढ़ाई किया, देखो इसलिए मेरे नंबर आए। पेंडेमिक के टाइम पे हमने बहुत ही भयंकर काम किया है। हाँ, तो मुझे लग रहा है कि आई केयर सेंटर ही खोल देना है मुझे यहाँ पे, मेरा खुद का आई केयर सेंटर, चश्मे भी मिलेंगे, लेंस मिलेंगे, सब कुछ मिलेगा यहाँ से।
अच्छा बिजनेस होता है ना वो, अभी तो अच्छा हो गया वो। हाइबरनेशन भी बोले तो कंप्यूटर लैंग्वेज में, हाइबरनेशन, हाँ हाइबरनेशन बोलते हैं, हाँ सही है। ब्लू लाइट फिल्टर इज प्रेजेंट इन मोबाइल, हाँ सही है, वो भी होता है। केमिस्ट होना तो फिर एक दवाई बना लो, आंखों के लिए दवाई होती है ना। अच्छा, दवाई से मुझे याद आया, एक आई कूल करके एक है, मैं दिखाता हूँ, मेरे पास है, मैं यूज करता हूँ उसको। 1 सेकेंड। कूल गला, आई कूल, इंटस फार्मा का है, ये अच्छा है। देखो, ये आई कूल करके है, स्पेलिंग है उसका, आ गया, आई ड्रॉप्स है ये, इंटस फार्मा का है, इंटस फार्मा। आई कूल स्पेलिंग है IKUL, IKUL ऐसा स्पेलिंग है इसका। आई ड्रॉप्स है ये, इंटस फार्मा, INTAS, इंटस फार्मा का IKUL। तो ये ले सकते हो। ये क्या करना है आपको, आप ये एक लेक्चर खत्म होने के बाद आपको मुंह धो लेना है बराबर से, और बाद में ये आंख में डाल दो, और ऐसे सर रख के आप 5 मिनट तक उसको शांति से बैठ जाओ, आंख में एक एक ड्रॉप डाल के 5 मिनट ऐसे बैठे रहना है, और 5 मिनट के बाद वो अपने आप ही क्या हो जाएगा, अंदर डिजोल्व हो जाएगा, और आपका एकदम से फ्रेश हो जाएगा। और कई बार ऐसा होता है ना कि आंखें अंदर से दुखती है, पूरा जो गोला है वो दुखता है ना, पूरा आईबॉल दुखता है ना, तो वो इससे ठीक हो जाएगा। ये बहुत ही अच्छे आई ड्रॉप्स हैं, बढ़िया है ये, है ना। अब मुझे यार पतंजलि का तो पता नहीं है, पतंजलि तो कुछ भी बना लेता है, उसका मुझे कोई आइडिया नहीं है। मगर ये आईकुल में ये यूज कर रहा हूँ, ये सालों से यूज कर रहा हूँ मैं, 10-12 साल से यूज कर रहा हूँ मैं ये, बहुत ही अच्छा है, इफेक्टिव है ना, और उससे कूल हो जाता है, आंखें सही में कूल हो जाती है। ओके, क्योंकि हम भी अभी पेपर बनाते हैं, आप लोगों के लिए मेंटी वगैरह बनाते रहते हैं, तो ये सारी चीजें करते वक्त हमें कंटिन्यूअसली लैपटॉप, पूरा दिन लैपटॉप के सामने बैठना रहता पड़ता है, तो ये अच्छा है, गुड, आईकुल यूज कर सकते हैं। ओके, ना अब चलते हैं हम हमारे टॉपिक की और, टॉपिक में आगे चलते हैं। ठीक है, तो ये और ये दो पार्ट बराबर से याद रख लो, इंट्रोडक्शन इन IUPAC। नाउ लेट अस स्टार्ट केमिकल बॉन्डिंग। क्या पूछ रहे हैं आप सर? पतंजलि नहीं, आई ड्रॉप्स, ठीक है। केमिकल बॉन्डिंग इवनिंग बैच में फिर से होगा नहीं? ओके सर, थैंक यू सर। इवनिंग बैच में केमिकल बॉन्डिंग होगा, यस आई आल्सो हैव द सेम क्वेश्चन। नहीं, वापस से केमिकल बॉन्डिंग नहीं होगा। उसके जितने भी आपके पास वीडियोस हैं आप देखना शुरू कर दो, उसका भी आपको लिंक भेज दिया गया है ना। अगर नहीं भेजा है तो मुझे बोलो तो मैं भेज दूंगा।
मॉर्निंग वाला जो अभी लेक्चर चल रहा है, जो मॉर्निंग में टॉपिक चलेगा, वो वापस से इवनिंग में नहीं होगा आपसे, है ना। बॉन्ड ऑर्डर इन रीजनिंग कंपाउंड, बॉन्ड ऑर्डर इन रेजोनेटिंग कंपाउंड, हाँ वो वाला आप कर रहे थे ना, ठीक है। हाँ, अगर आप इवनिंग बैच में चाहते हो कि केमिकल बॉन्डिंग का इनिशियल पार्ट जो है वो बता दूं तो कर सकता हूं मैं, यानी आपको इनिशियल पार्ट बता के यहां से ये मॉर्निंग वाला आपको लेक्चर अटेंड करना ही, और काफी टाइम से आप अटेंड कर भी रहे हो, और उसके वीडियोस भी हैं ऑलरेडी आपके पास, यानी वो मैं कर रहा हूं वो जरूरी नहीं, ऑलरेडी मैंने करा दिया है ना, तो वो देख सकते हो। क्योंकि केमिकल बॉन्डिंग वाला चैप्टर में वापस से फटाफट ऐसे फास्ट करा दूंगा तो उसमें कोई फायदा ही नहीं है, जो मेरे वीडियोस है वही देखो आप। केमिकल बॉन्डिंग कितना बाकी है, इस वीक में चलेगा, इस वीक में पूरा चलेगा, चारों लेक्चर चलेंगे इस वीक में। केमिकल बॉन्डिंग हाँ ऑलमोस्ट खत्म हो जाएगा, खत्म हो जाएगा वैसे मान लो, ओके। हाँ, इनिशियल पार्ट में जब शुरू वाला पार्ट है बता दूंगा मैं, बाद में आप सारे वीडियो देखते जाओ, वैसे मैंने पूरा डिटेल में बताया है, ऑलरेडी वीडियोस हैं, मैंने ही पढ़ाया हुआ है। तो लाइव पढ़ोगे या फिर आप उसमें ऑफलाइन पढ़ोगे कोई ज्यादा फर्क नहीं है। हाँ, ऑफलाइन में पढ़ रहे हो और आपको कोई क्वेरीज हो रही है, कोई क्वेश्चन हो रहा है, आप मुझे टेलीग्राम ग्रुप पे या फिर आपका जो व्हाट्सएप ग्रुप है उस पर आप मुझे क्वेश्चंस भेज सकते हो, सर ये डाउट है, स्क्रीनशॉट लेके मुझे भेज दो, स्क्रीनशॉट लेके भेज दो, तो वो हो जाएगा, है ना। हाँ, एक बच्चे ने मुझे स्क्रीनशॉट लेके भेजा था, वो हमने जो बनाया था ना AD6L वाला, उसमें मैंने शायद गलती से IF7 लिख दिया था, तो वो IF6 है। एक बच्चे ने मुझे भेजा था ये, यहाँ पे हमने IF7 लिख दिया था, ये है IF6, AB6 है ना, 7 ही IF6 है, राइट। तो ये एक बच्चा, जैसे ऐसे आप स्क्रीनशॉट मुझे भेज सकते हो सर ये वाला टॉपिक आप बता दो, तो मैं उसका आपको वॉइस रिकॉर्डिंग करके आपको भेज दूंगा, है ना। जब आप ऑफलाइन लेक्चर देख रहे हो तो मुझे आप बताना ऑफलाइन लेक्चर नंबर इतना, ऑफलाइन का लेक्चर नंबर इतना, और उसमें ये स्क्रीनशॉट, ये वाला जो टॉपिक है वो बताइए, है ना। ऐसा करके भेजोगे तो मैं आपको उसका जो भी क्वेरीज है वो सॉल्व कर दूंगा, गॉट इट। तो वो इक्विवेलेंट टू लाइव हो जाएगा, लाइव जैसे ही हो जाएगा। चलिए बेटा आगे बढ़े। हाँ, तो हम लास्ट लेक्चर में रुक गए थे, इंटरनेट सब कुछ बंद हो गया था सैटरडे को। हम ये डिस्कस कर रहे थे कि अगर रेजोनेंस वाले कंपाउंड्स हैं तो उसमें बॉन्ड ऑर्डर कैसे डिसाइड करा जाता है। तो पहले तो मैंने रेजोनेंस के लिए यहाँ पे आपको पूरा एक सीक्वेंस बताया था, ये 8 कंडीशन ऐसी है, वैसे तो 13 कंडीशन है, 13 कंडीशन है, उसमें से मैंने 8 कंडीशन आपको बताई थी, 8 कंजुगेशन बताए थे जिसमें रेजोनेंस होता है। तो ऐसे ही कोई कंपाउंड मान लीजिए आपके पास है, चलो एग्जांपल के तौर पे ले रहा हूं मैं CO3-2, CO3-2। तो मैं आपको ये सिखा रहा था कि आप कैसे किसी भी कंपाउंड का स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हो। तो इस CO3-2 का स्ट्रक्चर मुझे अब ड्रॉ करना है, CO3-2। तो आपको पता है लास्ट टाइम मैंने CO2 का स्ट्रक्चर बनाने के लिए सिखाया था, वो मैंने सिखाया था कैसे बनाते हैं, ठीक है। कार्बन की वैलेंसी 4 है, ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 है, तो इस तरह से। और मैंने यहाँ पे ऐसे 8 एलिमेंट लिख के दिए थे, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, ऑक्सीजन, सल्फर, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये 8 एलिमेंट बोले थे। उन 8 एलिमेंट्स के आसपास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, बाकी किसी में लोन पेयर्स नहीं होते, ठीक है ना। इतनी चीज बराबर समझ में आ गई, है ना। ठीक है, चलिए अब इसका स्ट्रक्चर बनाता हूं, मैं डायरेक्ट बना के दे देता हूं आपको, C डबल बॉन्ड O माइनस एंड O माइनस, ये आपका CO3-2, इसका नाम है कार्बोनेट, कार्बोनेट आयन, ये है कार्बोनेट आयन, जिसपे C डबल बॉन्ड होता है और O पे माइनस माइनस साइन होता है। अब इसमें रेजोनेंस है या नहीं चेक करो, इसमें रेजोनेंस है या नहीं। चलो यहाँ पे वापस लिख देता हूं मैं वो सारी कंडीशंस, क्योंकि वरना आप भूल जाओगे। A डबल बॉन्ड D, C डबल बॉन्ड D, A डबल बॉन्ड D, C ट्रिपल बॉन्ड D, A डबल बॉन्ड D, C पे प्लस, A डबल बॉन्ड D, C पे माइनस, A डबल बॉन्ड D, C पे डॉट, A डबल बॉन्ड D, C पे डॉट डॉट,
ए प्लस बी माइनस एंड ए प्लस बी पे डॉट डॉट, ठीक है। तो ये 1 2 3 4 5 6 5 6 7 8, ओके। तो ये 8 कंजुगेशंस हैं। अब इसमें आपको इस मॉलिक्यूल में इन 8 में से कोई भी कंजुगेशन दिख रहा है? एनी ऑफ दिस, कोई भी कंजुगेशन दिख रहा है क्या? इसमें से कोई भी कंजुगेशन दिख रहा है क्या? आंसर बताओ, कौन सा कंजुगेशन दिख रहा है आपको? यस, फोर्थ वाला सही है। अनुजा करेक्ट है बेटा। समृद्धि वापस देख बेटा, पूर्वजा फोर्थ वाला दिख रहा है। यस, मानसी, चैत्राली, कुणाल, खुशी, वेरी गुड वेरी गुड। फोर्थ वाला दिख रहा है, देखो। ए डबल बॉन्ड बी सी पे माइनस, या ए डबल बॉन्ड बी सी पे माइनस, वेरी नाइस, दिख रहा है ना। ए डबल बॉन्ड बी सी पे माइनस, यहाँ ए ऑक्सीजन है, बी सी है और सी जो है वो ओ है। ए भी ओ है और सी भी ओ है, क्या फर्क पड़ता है? एबीसीडी तो कुछ भी हो सकता है, कोई भी एलिमेंट हो सकता है। और यहां भी दिख रहा है, देखो, ए डबल बॉन्ड बी सी पे माइनस, है ना। यहां भी दिख रहा है, देखो। तो दोनों जगह पे रेजोनेंस है, दोनों साइड पे रेजोनेंस है, दोनों साइड पे रेजोनेंस है, राइट। तो रेजोनेंस का मतलब है इस डबल बॉन्ड का यहां पे चेंज होना। मतलब मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, ये भी करेक्ट है। तीसरा भी करेक्ट है, ये डबल बॉन्ड यहां पे आ गया। अब इस डबल बॉन्ड को यहां पे लेके आओ, तो ये तीसरी पॉसिबिलिटी हो गई। ये थर्ड पॉसिबिलिटी है। पहले इस डबल बॉन्ड को नीचे लेके आए, बाद में यहां पे लेके आए, तो ये मुझे 3 पॉसिबिलिटी मिल गई। सो दिस 3 रेजोनेंस आर पॉसिबल। यहाँ पे 3 रेजोनेंस पॉसिबल है। रेजोनेंस का मतलब मैंने बताया था ना, रेजोनेंस क्या होता है? इट्स अ डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इट्स अ डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। कौन से? ये डबल बॉन्ड वाले इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन। ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गए, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गए, तो डबल बॉन्ड यहाँ पे बन गया। So by this way, I am getting 3 resonating structures. What I am getting is 3 resonating structures. Okay? तो इसके लिए अब बॉन्ड ऑर्डर डिसाइड करना है मुझे। बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू, सुनना बराबर से, इसका फॉर्मूला याद रखना, सुनना। बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू नंबर ऑफ बॉन्ड्स इन वन ऑफ द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। नंबर ऑफ बॉन्ड्स इन वन ऑफ द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। इन तीनों में से कोई भी एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में हमें नंबर ऑफ बॉन्ड्स चेक कर लेने। Number of bonds in one of the resonating structures divided by total resonating structures। टोटल कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है उससे उसको डिवाइड करना है। सुनना बराबर से। नंबर ऑफ बॉन्ड्स इन अ वन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, एनी ऑफ दिस 3, एंड टोटल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स जितने भी बनते हैं वो। सो देयर आर 4 बॉन्ड्स। इसके लिए चेक करो ना, 1 1 2 3 4 बॉन्ड है, और टोटल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स कितने हैं? 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं। सो द बॉन्ड ऑर्डर वुड बी 1.33। पहली बार आपके जीवन में बॉन्ड ऑर्डर की वैल्यू जो है वो फ्रैक्शन में आ रही है, फ्रैक्शन में आ रही है, फ्रैक्शन में आ रही है। अब तक सारे बॉन्ड ऑर्डर आपने कैसे देखे हैं? 1 2 3 4 5, ऐसे ही बॉन्ड ऑर्डर आपने देखे, है ना। मगर यहां पे बॉन्ड ऑर्डर हो जाता है 1.33, फ्रैक्शन में मिल रहा है। तो सुनो, बॉन्ड ऑर्डर कैन बी जीरो, बॉन्ड ऑर्डर कैन बी जीरो, कैन बी होल नंबर, कैन बी इन फ्रैक्शन, फ्रैक्शन में हो सकता है। अच्छा,
कोई बोलेगा सर जीरो बॉन्ड ऑर्डर कहाँ पे होता है? जीरो बॉन्ड ऑर्डर, अरे जितने भी इनर्ट गैस है ना, उन सारे इनर्ट गैस में जीरो है। हीलियम हीलियम के साथ बॉन्ड नहीं बनाता मतलब जीरो, नियोन नियोन के साथ बॉन्ड नहीं बनाता मतलब जीरो, आर्गन आर्गन के साथ बॉन्ड नहीं बनाता मतलब जीरो, हीलियम क्रिप्टन के साथ, हीलियम नियोन के साथ, नियोन आर्गन के साथ बॉन्ड नहीं बनाता, नहीं बनता ना, क्योंकि उसमें केमिकल रिएक्शन नहीं होता, तो उसका बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाता है? जीरो। तो इनर्ट गैस हीलियम नियोन आर्गन क्रिप्टन जेनॉन रेडॉन, उनके लिए बॉन्ड ऑर्डर हो जाता है जीरो। ठीक है, बाकी तो सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड तो आप जानते ही हो। फ्रैक्शन में भी होता है। अब क्वेश्चन होता है सर ऐसे फ्रैक्शन में क्यों आया, ऐसे वन पॉइंट क्यों आया? तो देखो इसका रीजन क्या है, सुनना बराबर से बेटा। देखो, अब अगर इस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स को बराबर से चेक करो, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स को बराबर से चेक करो, तो आपको क्या दिखेगा? यहां पे ये एक बॉन्ड, यहां पे एक बॉन्ड, और यहां पे ये वाला एक बॉन्ड, वो तो तीनों में देखो एक 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 एक, एक। तीनों में एक एक एक, एक सिंगल बॉन्ड तो है ही है, मगर ये जो डबल बॉन्ड था, डबल बॉन्ड बोले तो ये पाई बॉन्ड है बेटा, ये सिग्मा है, ये सिग्मा है, ये सिग्मा है, ये पाई, यहाँ पे एक पाई, यहाँ पे ये पाई, बाकी ये क्या है? सारे सिग्मा बॉन्ड्स है। ये सिग्मा है, 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 सिग्मा है, तीन सिग्मा है, एक पाई बॉन्ड। अब आपने एक चीज नोटिस की कि ये पाई बॉन्ड जो है ना, वो पाई बॉन्ड यहां भी है, यहां भी है, यहां भी, यहां भी है, यहां भी है, यहां भी, मतलब तीनों, तीनों जगह पे, तीनों ऑक्सीजन के साथ वो कार्बन का पाई बॉन्ड जो है वो क्या है? कंट्रीब्यूट करता है। वो एक बॉन्ड तीनों ऑक्सीजन के साथ कंट्रीब्यूटेड है, तीनों ऑक्सीजन के साथ वो शेयरिंग में है। मतलब एक बॉन्ड को कितने लोग शेयर कर रहे हैं? तीन लोग। एक ही पाई बॉन्ड को कितने लोग शेयर कर रहे हैं? तीन लोग। तो उस पाई बॉन्ड का कितना पोर्शन, कितना कितना पोर्शन सबको मिलेगा? 0.33 0.33 0.33 0.33। अब सबके पास एक 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 सिंगल 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 बॉन्ड तो है ही है, प्लस हर एक के पास 0.33 0.33 0.33 इतना ज्यादा है, मतलब सबका बॉन्ड ऑर्डर कितना हो गया? 1.33। सबका बॉन्ड ऑर्डर हो गया 1.33। आई बात समझ में? ये क्लियर हुआ? बॉन्ड ऑर्डर क्यों 1.33 हुआ? क्योंकि एक सिंगल सिंगल सिग्मा बॉन्ड तो सबके पास है, मगर पाई बॉन्ड तीनों में कंट्रीब्यूटेड है, इक्वली डिवाइडेड है, इसलिए 0.333 ऐड हो जाएगा। सो 1.33 इज द बॉन्ड ऑर्डर फॉर दिस सीओ। यहाँ पे सीओ बॉन्ड ऑर्डर, ये हम जो बात कर रहे हैं वो सी और ओ के बीच का बॉन्ड ऑर्डर की बात कर रहे हैं। यहाँ पे मैं सीओ बॉन्ड ऑर्डर की बात कर रहा हूँ, सीओ 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 सेंट्रल एटम के साथ वाले बॉन्ड ऑर्डर की बात कर रहे हैं, सीओ बॉन्ड ऑर्डर। वो क्या होता है? 1.33। और उसका एक्चुअल जो बुकिश, जो बुक में दिया गया जो फॉर्मूला है वो ये है, नंबर ऑफ बॉन्ड्स इन वन ऑफ द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, किसी भी एक में नंबर ऑफ बॉन्ड्स चेक कर लो तो वो 4 है, एंड टोटल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आर 3। तो इसको 4 को डिवाइड करूंगा मैं 3 से, so ultimately you will get the answer 1.33. So 1.33 is the bond order of CO. CO in CO3 minus 2। C और O का CO3 में बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा। बॉन्ड ऑर्डर का यूनिट नहीं होता हीरो, बॉन्ड ऑर्डर का यूनिट नहीं होता। बॉन्ड ऑर्डर एक संख्या है, एक नंबर है ना? ये कितनी पेन्स हैं? हाउ मेनी पेन्स आर देयर? 3। जिसकी यूनिट होता है कोई, ये यूनिट है, तो 3 पेन्स है, तो ये संख्या है, ये एक नंबर है, कितने बॉन्ड्स हैं, ये कोई क्वांटिटी थोड़ी ना है, कोई एनर्जी थोड़ी ना है, ये है ना? ये नंबर है, यहाँ पे 1.33 बॉन्ड्स हैं। हाँ, बॉन्ड एंगल, बॉन्ड लेंथ, इन सारी चीजों के लिए हम कर सकते हैं, उसका यूनिट होता है। ये तो नंबर ऑफ बॉन्ड्स है, उसका कोई यूनिट नहीं होता, राइट? 1.33। इज इट ओके? राइट? तो चलिए, ये मैंने आपको बताया कि किसी भी कंपाउंड में, मान लो ये वाला कंपाउंड है, तो उसमें कितने आपके पास कितना बॉन्ड ऑर्डर होगा वो हम डिसाइड कर रहे हैं। नेक्स्ट, चलो एक और एग्जांपल देता हूं मैं, एक और एग्जांपल दे रहा हूं, सुनना बराबर से, चेक करना। आपके पास ये लिखा हुआ है, हाँ, एग्जाम्पल नंबर 1 ये है, एग्जाम्पल नंबर 2 ले रहा हूं मैं यहाँ पे।
हमारा एग्जाम्पल है PO3 माइनस 3, PO4 माइनस 3, PO4 माइनस 3। इसका स्ट्रक्चर ऐसा होता है, P डबल बॉन्ड O माइनस, P डबल बॉन्ड O, एक डबल बॉन्ड बन गया, और 3 O माइनस माइनस एंड माइनस। ठीक है, ये PO4 माइनस 3 का स्ट्रक्चर हो गया, PO4 और एक O पे माइनस 3, यानी एक्चुअली ये कंपाउंड क्या हो जाएगा, H3PO4 हो जाएगा। 3 H यहां पे लगा दो, एक H प्लस 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 वाले, तो हो जाएगा H3PO4। चलो, इस वाले स्ट्रक्चर में बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा, मुझे कैलकुलेट करके बताओ। इसमें बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, कैलकुलेट करके बताओ। पहले देखो इसमें रेजोनेंस है, पहले चेक करो इसमें रेजोनेंस है क्या। हाँ, इसमें रेजोनेंस है, ए डबल बॉन्ड बी सी पे माइनस, ए डबल बॉन्ड बी सी पे माइनस, हाँ तीनों जगह पे। अब रेजोनेंस करो और बताओ मुझे कि बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ bond in one resonating structure. Then you have to calculate total number of resonating structures. How many resonating structures are possible for this compound? अरे वाह अनुजा, वेरी गुड मेरे बच्चे। पार्थ थोराट, पार्थ निकम, करेक्ट। पार्थ निकम ने करेक्ट आंसर दिया, 1.25, 5/4, वेरी नाइस वेरी नाइस। तेजस्विनी, समृद्धि, सुजीत, गुड है। 5/4 1.25 होता है। विपुल, हाँ भयंकर भयंकर, सही है, बहुत अच्छा कोई सिखा रहा है आपको। तेजस्विनी, समृद्धि करेक्ट है। सुजीत, 5/4 1.25 होता है। खुशी, अनिकेत, सॉरी अंकिता, अंकिता 1.25, विपुल, पीयूष, चैत्राली, प्रणव, तेज, विनोद, पूर्वा, वैष्णवी, आयुष, मानसी, आहा आहा, वाह 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 वाह, दिल खुश कर देता आप लोगों ने तो। पूर्वजा, संध्या, रोशन, खुशी, मानसी, सिद्धि, ऋतुजा, अल्केश, वेरी नाइस, हर्षद, कौस्तुभ, कौस्तुभ ने पहली बार आंसर दिया, मैंने कौस्तुभ नाम पहली बार इसमें पढ़ा। अखिलेश, वेरी गुड। पूर्वा, ओम, गुड। हर्षल, निकिता, और तोराट, ओके। चलिए, तो इसके लिए आपका बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा 1.25। चलो, टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5, यस 5 बॉन्ड्स हैं, तो यहाँ पे आ गया 5। और कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनेंगे, कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे, तो चेक करते हैं। यहाँ पे ये एक डबल बॉन्ड यहाँ जाएगा, 2 3 और 4, 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बन जाएंगे। 4/5 है मतलब 1.25, 1.25, 1.25 is the bond order, 1.25 is the bond order, ठीक है ना। ओके दोस्तों, वेरी नाइस। अगर ऐसा आंसर अगर आपको आता है तो आंसर करो ना यार दोस्तों, अगर आपको आंसर आता है तो आंसर करो, सही है गलत कुछ भी आंसर करो, तो काफी चीज सीखने को मिलेगी। प्रणाली करेक्ट है, मानसी 4 करेक्ट है। सर केमिस्ट्री के लिए कौन सा बुक, अरे यार अभी क्या पूछ रहे हो, मीना अभी नहीं बेटा यार, मैंने ऑलरेडी वो शेयर कर दिया है। अगर आप नए बच्चे हो तो आपको मैं एक बार और बता दूंगा। आपको, आप मुझे टेलीग्राम ग्रुप पे मैसेज करना कि सर कौन सी बुक चाहिए, तो मैं टेलीग्राम ग्रुप पे आपको भेज दूंगा। हाँ, टेलीग्राम पे मुझे आप मैसेज कर देना, वहां पे पड़ा हुआ है मेरे पास। चलो आ जाओ, और बीच में ऐसे अलग क्वेश्चन मत पूछो यार, पूरा लिंक टूट जाता है। आ जाओ वापस यहाँ पे, राइट। चलिए, तो आपके पास 4 एजोटिक स्ट्रक्चर्स हैं और 5 बॉन्ड्स है, तो 5/4। अच्छा, ऐसे कैलकुलेट हो गया। अब देखना, हाँ अब देखना, एक और चीज बताता हूँ, बहुत ही ब्यूटीफुल सी चीज। अब आती है SST। हमेशा सम्राट सर्च टेक्निक तो आएगी आएगी। हमारा टेक्निक क्या है, फास्ट आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हो इसको। मान लो किसी को रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितना है वो कैलकुलेट करना ही नहीं आता है,
या फिर आता है तो वो कर नहीं पाते हैं, एक अभी क्वेश्चन दूंगा उसमें आप मुझे बताना कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं, हाँ कर लेना ट्राई। तो इसमें मुझे डिसाइड करना है कि कितने बॉन्ड्स हैं, कितने हमारे पास बॉन्ड्स हैं वो मुझे चेक करना है, ठीक है। बॉन्ड ऑर्डर, तो बॉन्ड ऑर्डर फाइंड करने का हमारा टेक्निक क्या है, एसएसटी क्या है, सम्राट सर्च टेक्निक क्या है, आपको 1 प्लस पाई बाई सिग्मा करना है। क्या करना है आपको, 1 प्लस पाई बाई सिग्मा, मतलब 1 प्लस नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स। 1 प्लस करना है आपको पाई अपॉन सिग्मा, 1 प्लस पाई अपॉन सिग्मा, ठीक है। चलो यहां पे देखो, तो अगर 1 प्लस पाई अपॉन सिग्मा करते हो तो इसके लिए चेक करो, मान लो ये स्ट्रक्चर हमने ड्रॉ नहीं किए, हमें आता ही नहीं है स्ट्रक्चर ड्रॉ करना, कोई बात नहीं, तेल लेने जाए, हमें ड्रॉ ही नहीं करना है स्ट्रक्चर, ये तो बताए ना एक स्ट्रक्चर तो ड्रॉ करना ही पड़ेगा, एक तो आना ही पड़ेगा, एक नहीं आएगा तो डूब जाओगे, खत्म कहानी, भूल जाओ सब कुछ। एक में पाई बॉन्ड कितना है, एक पाई बॉन्ड है, इसमें एक पाई बॉन्ड है, और कितने सिग्मा बॉन्ड है, 3। चलो इसके लिए एसएसटी लगाओ, तो 1 प्लस पाई बॉन्ड कितने, एक, और 3 क्या है आपके पास सिग्मा बॉन्ड्स है, अब तो क्या हो जाएगा 1 प्लस 0.33, आंसर आ गया ना 1.33। आई बात समझ में, एक पाई बॉन्ड है और 3 सिग्मा बॉन्ड है, तो क्या हो जाएगा ये 1 प्लस 1 पाई बॉन्ड, 1 सिग्मा पाई बॉन्ड, नीचे 3 सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड, पाई अपॉन सिग्मा, 1 प्लस पाई बाई सिग्मा, तो 1/3 करोगे तो कितना आ जाएगा 0.33, ऐड कर दो इसको 1.33, आ गया आंसर, ठीक है। यहां पे चेक करो, यहां पे चेक करो कितने पाई बॉन्ड्स हैं 1, कितने सिग्मा बॉन्ड है 4, 1 2 3 4, तो ये क्या हो जाएगा 1 प्लस 0.25, 1/4.25 था ना, 1.25 आ गया आंसर। आपको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करने की जरूरत ही नहीं है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करने की जरूरत ही नहीं। और एक बहुत ही भयंकर वाली चीज आपको बताता हूं, एक बहुत ही भयंकर चीज बताता हूं, ये बता देता हूं, 30 सेकंड का टाइम दे रहा हूं, इसको कॉपी करो जल्दी, इसको कॉपी करो, जल्दी कॉपी करो। डन। हाँ, फ्रैक्शनल बॉन्ड ऑर्डर सिर्फ रेजोनेंस में ही आएगा, फ्रैक्शनल बॉन्ड ऑर्डर आपको रेजोनेंस में ही मिलेगा, सही क्वेश्चन, क्योंकि रेजोनेंस वाले में क्या होता है, एक बॉन्ड 3 में, एक बॉन्ड 4 में कंट्रीब्यूट हो जाता है, इसलिए ऐसा होता है। चलो एग्जाम्पल नंबर 3, एग्जाम्पल नंबर 3 को आपको जिस हिसाब से भी सॉल्व करना है सॉल्व करके मुझे लास्ट में एसएसटी लगा के बताओ, SO4 -2 में क्या होगा, SO4 -2 का स्ट्रक्चर ऐसा होता है, S डबल बॉन्ड O एंड O, ठीक है। आपको जो भी टेक्निक यूज करनी, आपने खुद से अपना टेक्निक खुद सोचा है वो इसमें लगा के देखो, मैंने जो बताया कि नंबर ऑफ बॉन्ड्स अपॉन नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर वाला फॉर्मूला बताया उससे करो, या फिर आप एसएसटी लगा के करो, खुद से चेक कर लो आपको कौन सा इजी पड़ता है।
आपको जो भी करना है, इसके लिए मुझे बताओ कि कितना इसका बॉन्ड ऑर्डर होगा। मुझे यहां पे चाहिए एसओ बॉन्ड ऑर्डर चाहिए, एसओ का बॉन्ड ऑर्डर चाहिए। एस और ओ के बीच का मुझे बॉन्ड ऑर्डर चाहिए, कुछ भी कर लो। रेजोनेंस है इसमें, हाँ रेजोनेंस है। किसी भी तरह से आप कैलकुलेट कर लो, लास्ट में एसएसटी लगा। आंसर तो सही है, चलो आंसर आपका हो जाएगा 1.5 करेक्ट। 1.5 आपका आंसर करेक्ट, फाइन। कोई मुझे बताएगा इसमें रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स कितने बनेंगे? आप एसएसटी लगाओगे, आप एसएसटी के हिसाब से अगर कैलकुलेट करोगे तो 1 प्लस पाई अपन सिग्मा करोगे। पाई बॉन्ड कितने हैं? 2 पाई बॉन्ड्स हैं, और सिग्मा बॉन्ड कितने हैं? 4। तो आने वाला है 1.5, ये आंसर आपका आने वाला है 1.5। चलो आंसर तो आपको मिल गया, 1.5 इज द करेक्ट आंसर। मैं उसे मना नहीं कर रहा हूं, वो तो आपका परफेक्ट है। मगर आप मुझे बताओ कि इसके कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनेंगे, कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनेंगे? ये मेथड 1 है, ये मेथड 2 है। बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू नंबर ऑफ बॉन्ड्स डिवाइडेड बाय रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। चलो इसमें वैल्यू पुट करके आंसर लाओ। बॉन्ड्स तो मुझे 1 2 3 4 5 6 दिख रहे हैं, 6 मुझे दिख रहा है यहाँ, 6 रेजोनेटिंग ये बॉन्ड्स दिख रहे हैं, 1 2 3 4 5 6। कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स यहाँ पे बनेंगे? यस, 4 स्ट्रक्चर्स, 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स करेक्ट। 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनेंगे, ये एक यहाँ पे जाएगा, एक यहाँ पे जाएगा, बाद में डबल बॉन्ड यहाँ पे आएगा और डबल बॉन्ड यहाँ पे रहेगा। 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स है। तो इसमें रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ढूंढना आपके लिए थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। मैं सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बना के दिखा देता हूँ आपको। ये वाला बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो गया, ये माइनस हो गया, ये बॉन्ड स्टिल अभी भी यहाँ पे है, ये बॉन्ड यहाँ पे जाएगा, अब ये बॉन्ड नीचे आ जाएगा, तो ये आपके पास 4 स्ट्रक्चर्स हो गए। मगर ये चारों स्ट्रक्चर ड्रॉ करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, मुझे ऐसा लग रहा है। तो मुझे फिर भी यहाँ पे 1.5 ही मिलने वाला है। मुझे लग रहा है कि ये वाला स्ट्रक्चर एक ही आपको ड्रॉ करके मेथड 1 यूज करना चाहिए, एसएसटी यूज करना चाहिए, जो बहुत इजी। या फिर आप ये कर सकते हो कि ये 2 पाई बॉन्ड्स हैं, there are 2 pi bonds and these 2 pi bonds are contributed among these 4 oxygens. 2 pi bonds are contributed among 4 oxygens, so each oxygen will get half bond, so it has one sigma bond plus half pi bond, तो half pi bond आ गया तो 1.5 हो गया ना, ऐसा भी देख सकते हो। मगर मुझे लगता है कि ये वाला सबसे बेस्ट मेथड रहेगा, एसएसटी वाला, 1 प्लस पाई अपॉन सिग्मा, 1 प्लस पाई अपॉन सिग्मा। बस ये पाई अपॉन सिग्मा करोगे तो आपको कैलकुलेट करना बहुत ही आसान हो जाएगा, बहुत ही इजी हो जाएगा। ठीक है, सो आई थिंक ये वाला ज्यादा बेटर है।
क्योंकि आप इसमें रेजोनेटिक स्ट्रक्चर्स कितने बन रहे हैं वो ड्रॉ नहीं कर सकते। अरे वो तो सेकंड से इसलिए आसानी से हो गया क्योंकि आपको पता था कि 1.5 आता है, कि पहले पता चल गया था, पहले नहीं बताया था तो नहीं होता ना, ये है ना। एसएसटी इजी होता है, तभी वो एसएसटी में डाला जाता है। गॉट इट। अब चलिए मैं आपको एक और स्ट्रक्चर बना के दिखाता हूं, और उसके लिए मुझे आप बॉन्ड ऑर्डर डिसाइड करके बताओ, बॉन्ड ऑर्डर डिसाइड करके बताओ। लो, CO2 के लिए बताओ, कार्बन डाइऑक्साइड बॉन्ड ऑर्डर बताओ। इससे मुझे CO का बॉन्ड ऑर्डर चाहिए। CO का बॉन्ड ऑर्डर। कोई बोलेगा सर इसमें रेजोनेंस तो नहीं होता है, मगर ये एक्चुअली रेजोनेंस हाइब्रिड है, इसके बीच में रेजोनेंस होता है। एक्चुअली ये दोनों के, इन दोनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के बीच का है, इन दोनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के बीच का ये स्ट्रक्चर है, हाइब्रिड स्ट्रक्चर बोलते हैं इसको, हाइब्रिड है ये, इन दोनों का मिक्सचर है। इसमें बॉन्ड ऑर्डर फाइंड करना है, चलो बताओ। क्योंकि आपको ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर तो पता ही नहीं था, आपको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर तो पता ही नहीं है, मतलब जिसके लिए आपको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पता ही नहीं है उसमें भी बॉन्ड ऑर्डर फाइंड कर सकते हो, ये हमारे फॉर्मूला से, बाकी नहीं होता। बाकी इससे आप बॉन्ड ऑर्डर निकाल ही नहीं सकते क्योंकि इसमें रेजोनेंस दिख ही नहीं रहा है आपको, होता तो है मगर दिखता नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा, 1+2/4, अरे सॉरी 2/2, कितने पाई बॉन्ड, 2 पाई बॉन्ड, कितने सिग्मा बॉन्ड, 2 सिग्मा बॉन्ड, तो 2/2 कितना हो जाएगा, 2। यस, तो CO का बॉन्ड ऑर्डर है यहाँ पे 2। कोई ऐसे बना के देगा, कोई ऐसा बना के देगा तो भी आपको आंसर वो मिलेगा, क्योंकि 2 पाई बॉन्ड है और 2 सिग्मा बॉन्ड है, तो भी आपको आंसर 2 ही मिलेगा, है ना। तो अगर मान लो मैंने ये बना के दिया होता फिर भी आंसर 2 ही आता, और वो हम सिर्फ ये SST से निकाल सकते हैं, वरना तो आपको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पता ही नहीं कैसे बनता है। गॉट इट। सो 2 इज द करेक्ट आंसर, है ना। चलो एक और कंपाउंड दे रहा हूं, एक और एग्जांपल, एग्जांपल नंबर 5। चलिए इस वाले कंपाउंड में CO का बॉन्ड ऑर्डर बताओ। वेरी गुड, वेरी गुड, परफेक्ट। साहिल, पीयूष, नहीं पीयूष नहीं दिया, तेजस्विनी, समृद्धि, दिव्या, खुशी, संध्या, केतन, सिद्धि,
स्वप्निल स्वप्निल भी आंसर दिया, केतन ने आंसर दिया, वेरी नाइस। अंकिता, विनोद, सुजय, अखिलेश 2, करेक्ट 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 करेक्ट। पीयूष, प्रणाली, वेरी गुड। मानसी, खुशी, ओम, एमआर आर्य, एमआर आर्य, यार्या 2 2, कृष्णल 2, वेरी नाइस। प्राणवी करेक्ट। रितेश, रुद्र वेरी गुड। प्रज्वल करेक्ट है, चलो वेरी गुड। 2 इज द करेक्ट आंसर। 2 इज द करेक्ट आंसर। हमें सीओ के बीच का पूछा गया है, तो सीओ के बीच में आपके पास 2 सिग्मा बॉन्ड्स हैं और 2 यहाँ पे पाई बॉन्ड्स हो जाएंगे। आपको इसी तरह से मिलेगा 1 + 2/2, मतलब 2. आपको सीसी के बीच का नहीं पूछा है ना, आपको तो सीओ के बीच का ही पूछा है, सिर्फ सीओ के बीच का पूछा है, तो आपका आंसर रहेगा 2। 2 इज द करेक्ट आंसर। वेरी नाइस, वेरी नाइस। इसका जो रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर है वो कुछ ऐसा होता है। ये C3O2 कंपाउंड है, इसका नाम है कार्बन सब ऑक्साइड। क्या नाम है इसका? कार्बन सब ऑक्साइड। कार्बन सब का मतलब है कम, सब्सिडरी मतलब सेकेंडरी, है ना। सबऑर्डिनेट वर्ड जो है ना, सबऑर्डिनेट मतलब हमारा जो साथी है वो कम है जो, तो ये कार्बन से ऑक्सीजन कम है इसलिए इसका नाम है कार्बन सब ऑक्साइड, थोड़ा कम ऑक्साइड, कार्बन सब ऑक्साइड। O डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C C O। स्ट्रक्चर याद रखेगा। कि इसमें CO और CO के बीच का बॉन्ड ऑर्डर क्या है? 2। यहाँ पे CO और CO के बीच का बॉन्ड ऑर्डर पूछा है, इसको मैंने क्या बना दिया, इस डबल बॉन्ड को मैंने यहाँ पे शिफ्ट कर दिया, इस डबल बॉन्ड को यहाँ पे शिफ्ट कर दिया, तो क्या बन गया, वहां पे ट्रिपल बॉन्ड बन गया और यहाँ पे सिंगल बॉन्ड आ गया। तो यहाँ पे कार्बन की वैलेंसी कितनी होनी चाहिए थी? 4 होनी चाहिए थी। कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है? 4। कितनी हो गई? कम, एक कम हो गई ना, तो ऊपर क्या आ गया? माइनस साइन। माइनस साइन ऐसे शो करता है कि ऊपर माइनस साइन अगर है तो क्या बताता है वो कि एक वैलेंसी कम है, -2 आ गया मतलब 2 वैलेंसी कम है। यहाँ पे प्लस हो गया मतलब ऑक्सीजन की वैलेंसी तो 2 होती है, मगर यहाँ पे कितनी है? 3, एक एक्स्ट्रा है तो प्लस कर दे। देखो यहाँ भी वही किया था मैंने, ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी होती है? 2, मगर यहाँ पे कितनी है? 1, एक कम है ना तो माइनस। और यहाँ पे ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी होती है? 2 होती है, मगर ट्रिपल बॉन्ड की वजह से एक वैलेंसी बढ़ गई, एक वैलेंसी ज्यादा हो गई, ऊपर क्या लिख दिया मैंने? प्लस। इस माइनस और प्लस को बोलते हैं फॉर्मल चार्ज, इसके लिए वर्ड है फॉर्मल चार्ज, यहाँ पे लिख देता हूं मैं। ये जो माइनस और प्लस जो साइन है उसको बोलते हैं फॉर्मल चार्ज। फॉर्मल चार्ज, फॉर्मल चार्ज क्यों? क्योंकि रेजोनेंस के दौरान फॉर अ फ्रैक्शन ऑफ टाइम, थोड़े से टाइम के लिए इस पे नेगेटिव और इस पे पॉजिटिव चार्ज बन जाता है, अदरवाइज तो ऐसे ही होता है। रेजोनेंस में तो प्योर इलेक्ट्रॉन्स का क्या होता है? सारे इलेक्ट्रॉन्स का इसके ऊपर डीलोकलाइजेशन होता है, इलेक्ट्रॉन्स घूमते रहते हैं इस मॉलिक्यूल के ऊपर, पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स पूरे मॉलिक्यूल में घूमते रहते हैं, दे आर नॉट फिक्स्ड, वो एक जगह पे फिक्स नहीं है। जबकि ये सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या है? फिक्स्ड है, ये फिक्स्ड है, ये सिग्मा बॉन्ड जो है वो फिक्स्ड है, जबकि ये क्या है? मूविंग है, अदरवाइज रिवॉल्विंग। ये सारे पाई इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे मूविंग है, इसलिए इसमें क्या है? रेजोनेंस है। इसमें रेजोनेंस होने की वजह से क्या है? मूविंग है, मूविंग होने की वजह से क्या है? इसमें रेजोनेंस है। जबकि सिग्मा बॉन्ड सारे क्या होते हैं? फिक्स्ड होते हैं, अपनी जगह पे फिक्स्ड है, वो कभी कहीं मूव नहीं करते। रेजोनेंस सिर्फ पाई बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स का ही मूवमेंट की बात है, इसको बोलते हैं रेजोनेंस। वही तो बोला मैंने, साइन कैसे डिसाइड करते हैं वो तो बताया ना मैंने, कि ऑक्सीजन का वैलेंसी कितना होता है? 2 होता है, मगर यहाँ पे 3 है, एक बॉन्ड एक्स्ट्रा है, एक्स्ट्रा है तो ऊपर क्या डाल दो? प्लस चार्ज डाल दो।
और अगर इसके पास वैलेंसी होनी चाहिए थी इसकी कितनी 4, मगर है कितनी 1 2 और 3, एक कम है ना तो -1, एक कम है तो -1, एक ज्यादा है तो +1, दो ज्यादा है तो +2, दो कम है तो -2। सेम वे इसी तरह से करते हैं। इसका है फॉर्मूला, इस फॉर्मल चार्ज को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है, मैं आगे जाके बताऊंगा आपको, मगर फॉर्मूला से कभी चेक ही मत करो, फॉर्मूला से इतना लोचा है उसमें, इतना कॉम्प्लिकेशन है कि फंस जाओगे, उसी फॉर्मूला में डूबे रहोगे, है ना। सो दिस इज द इजीएस्ट वे टू फाइंड द फॉर्मल चार्ज। फॉर्मल चार्ज इज द चार्ज विच डेवलप ड्यूरिंग रेजोनेंस, चार्ज विच डेवलप्स ड्यूरिंग रेजोनेंस। कम है तो माइनस, ज्यादा है तो प्लस, राइट। उसी तरह से डायरेक्टली हम चेक कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल चलो ये बात निकली है तो दूर तक जाएगी, ये मैं इसके लिए बताता हूं। चलो अब इससे बताओ कि ये वाला आपका ए, ये वाला ऑक्सीजन बी और ये वाला ऑक्सीजन सी, तो इस ए बी और सी ऑक्सीजन पे कौन से ऑक्सीजन पे कौन सा चार्ज आएगा बताओ। ये फॉर्मल चार्ज कौन से ऑक्सीजन पे कौन सा फॉर्मल चार्ज आएगा, तो आप इसके लिए चेक करो। चलो इसके लिए एग्जांपल देता हूं मैं, ये फॉर्मल चार्ज के लिए बताओ ए वाले ऑक्सीजन पे, बी वाला ऑक्सीजन, सी वाला ऑक्सीजन पे किस पे कौन सा फॉर्मल चार्ज आएगा। आपको वैलेंसीज पता है, ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 होती है, उससे ज्यादा हो गया तो प्लस और उससे कम हो गया तो माइनस। फॉर्मल चार्ज ये कॉपी करते रहना, लिखते रहना बेटा सब कुछ। सी पे -1, ए पे +1, बी पे -1, ए पे, बी पे और सी पे क्या क्या होगा बताओ। ए वाले पे क्या होगा, बी वाले पे क्या होगा, सी वाले पे कौन सा चार्ज होगा। सी पे -1, बी पे +1, ए पे क्या होगा। सिद्धि, वेरी नाइस मेरे बच्चे, परफेक्ट है। सिद्धि ने परफेक्ट आंसर दिया, बाकी जिन्होंने सी माइनस लिखा था वो भी करेक्ट है, मगर ये तीनों का आंसर सिद्धि ने दिया है करेक्ट। सर बहुत ही वैलेंसी है सर, बट वैलेंसी आर वैलेंसी आर कंप्लीटेड, सो व्हाई दे आर मूविंग। अरे वही तो कहानी है रेजोनेंस की, वही तो सिखाया था रेजोनेंस में, ये वैलेंसी भले ही कंप्लीट है, वो लोग रेजोनेंस करते हैं, ये वैलेंसी कंप्लीट नहीं है, ये तो उसका पिक्चर है। एक्चुअल में कंपाउंड ऐसा ही होता है, कार्बन डाइऑक्साइड में ऐसे होता है, वो बॉन्ड शिफ्ट होते रहते हैं, वो स्थिर नहीं होते, एक जगह पे फिक्स नहीं होते। ये वाला तो स्ट्रक्चर हम फिक्स करके किसी एक मोमेंट पे पिक्चर दिखा रहे हैं कि ऐसा होता है, मगर ऐसा कभी नहीं होता, वो हमेशा ऐसे भागते रहते हैं। इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग, इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग ओवर दिस थ्री एटम्स, ऑक्सीजन कार्बन ऑक्सीजन के बीच में वो घूमते रहते हैं, हमेशा रेजोनेंस करते रहते हैं, वो स्थिर नहीं होते, एक जगह पे फिक्स नहीं होते। ठीक है, ये वैसे हो गया ना, ए डबल बॉन्ड बी सी ट्रिपल बॉन्ड, रेजोनेंस वाला कहानी है यहाँ पे। ए पे होगा 0, ए पे फॉर्मल चार्ज क्या होगा 0, इस पे फॉर्मल चार्ज है ही नहीं, क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी होती है 2 होती है, और वो दोनों वैलेंसी यहाँ पे ऑक्यूपाइड है, ठीक है, तो कोई चार्ज नहीं है, ठीक है ना, कोई चार्ज नहीं है। ऑक्सीजन का वैलेंसी कितना होता है 2, मगर इसका वैलेंसी कितना दिख रहा है आपको 1 2 एंड 3, एक एक्स्ट्रा है, तो इस पे चार्ज कितना आ जाएगा प्लस, और इस ऑक्सीजन का वैलेंसी कितना होता है 2, मगर दिख तो कितना आ रहा है आपको, एक कम है ना, होना चाहिए था 2, है एक ही, मतलब माइनस। सो इस तरह से डिसाइड करते हैं फॉर्मल चार्ज, फॉर्मल चार्ज ऐसे डिसाइड करते हैं, राइट। कितना वैलेंसी दिख रहा है, होता कितना है 2, दिख कितना रहा है आपको, कितना प्रतिशत है 2, तो 0, होता कितना है 2, है कितना 1 2 3, एक एक्स्ट्रा है तो प्लस, होता कितना ऑक्सीजन का 2, मगर है कितना एक ही, मतलब माइनस, राइट। सो दिस इज फॉर्मल चार्ज। फॉर्मल चार्ज मतलब फॉर्मली जब ये रेजोनेंस कर रहा है तब दिया गया है। इसका रेजोनेंस कैसे होता है देखो, ये भी ए डबल बॉन्ड बी सी पे डॉट डॉट है ना, मतलब इसका रेजोनेंस ऐसा हो जाएगा, अगर ओजोन का रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बनाऊं तो ऐसा हो जाएगा, अब यहाँ पे माइनस और यहाँ पे प्लस हो जाएगा, आई बात समझ में। ये पाई बॉन्ड देखा, पाई बॉन्ड यहाँ से यहाँ चला गया, वहां से वापस आ जाएगा, ये पाई बॉन्ड है, ये सिग्मा है, ये सिग्मा,
ये सिग्मा है, ये पाई है, ये सिग्मा। पाई बॉन्ड यहाँ पे मूव कर रहा है, देखा आपने? यहाँ से यहाँ पे गया, यहाँ से यहाँ पे आएगा, यहाँ पे जाएगा, यहाँ पे है ना? यहाँ पे वो घूमता रहता है, यहाँ पे वो ऐसे चेंज होता रहता है। वो पाई बॉन्ड ऐसे जुप 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 जुप, पाई बॉन्ड हमेशा ऐसे घूमता रहता है। वो डीलोकलाइज्ड है, डीलोकलाइज्ड है, इसको बोलते हैं रेजोनेंस, राइट? और ऐसा क्यों करता है वो? क्योंकि उसको क्या करना है? स्टेबल होना है। अब यहाँ पे देखो, इसमें बॉन्ड ऑर्डर चेक करके बताओ, चलो इसमें बॉन्ड ऑर्डर बताओ। ओ बॉन्ड ऑर्डर, ओ और ओ के बॉन्ड ऑर्डर बताओ। इसमें बॉन्ड ऑर्डर कितना होता है? चेक दी बॉन्ड ऑर्डर, करेक्ट करो। बॉन्ड ऑर्डर बताओ। बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला क्या है? 1 + π/σ। 1 + π/σ। थप्पड़ मारोगा इन दोनों को। 3/2 3/2 क्यों लिख रहे हो? 3/2 सही है, मगर 1.33 क्यों लिख रहे हो? पार्थ, 1.33 2.5 कैसे आ गया? खुशी, ऐसे ही हवा में आंसर दे रहे हो। एसएसटी दे दिया फिर भी। ये रितेश ने भी गलत लिखा है। पार्थ निकम पतला मारा, देखो डिलीट कर दिया वापस। इतना इतने उतावले हो जाते हो, शांति से आंसर ही नहीं दे पाते। इतना इजी मैंने बता दिया। 1 + π/σ। तो 1 + π/σ क्या होगा? 1 + π/σ। कितना है यहाँ पे पाई बॉन्ड? एक ही तो पाई बॉन्ड है। और सिग्मा कितने हैं? 2। तो कितना हो जाएगा? 0.5। तो ये 1.5 हो गया ना। तो फिर 1.33 लिख रहे हो। 3 बॉन्ड है क्या यहाँ पे? सिग्मा बॉन्ड 1.5 बॉन्ड। अब देखो यहाँ पे ये ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड है ना, तो सिंगल बॉन्ड से डबल बॉन्ड ज्यादा स्ट्रांग होता है। मगर इस पूरे मॉलिक्यूल को स्टेबल होने के लिए क्या करना पड़ता है? इस पाई बॉन्ड को यहां से घुमाना पड़ता है ऐसे। जैसे क्या हो जाएगा? इसका जो 1 पॉइंट, इसका जो बॉन्ड ऑर्डर 1 था, उसकी जगह पे वो भी क्या हो गया? 1.5। और इसका जो 2 था उसे क्या हो गया? 1.5। मतलब दोनों बॉन्ड्स क्या हो गए? इक्वली स्ट्रांग हो गए, इक्वली स्ट्रांग। पहले सिर्फ ये स्ट्रांग था, ये वीक था। अब क्या हो गया? दोनों इक्वली स्ट्रांग हो गए, इसलिए मॉलिक्यूल आपका क्या हो जाएगा? ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। और दूसरी बात, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज, जितना बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा, जितना बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा, उतना ही आपका बॉन्ड एनर्जी भी बढ़ेगा। इसको तोड़ने के लिए जो एनर्जी चाहिए उससे इसके ज्यादा चाहिए, इसके ज्यादा चाहिए। तो जितना ज्यादा बॉन्ड बनेगा ना, बॉन्ड ऑर्डर जितना बढ़ेगा, उतना ही वो क्या हो जाएगा? ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा। इसलिए इस सिंगल बॉन्ड से 1.5 बॉन्ड ज्यादा स्ट्रांग होता है। हाँ, कोई बोलेगा सर ये डबल बॉन्ड 7.5 हुआ ना? हाँ हुआ। इसका स्ट्रेंथ घटा मगर इसका स्ट्रेंथ बढ़ा ना, तो अल्टीमेटली क्या हो गया? वो बैलेंस हो गया ना। दोनों का 1.5 1.5 हो गया। तो बॉन्ड ऑर्डर बढ़ गया तो स्टेबिलिटी बढ़ गया, इसलिए रेजोनेंस होता है। और दूसरा कारण, रेजोनेंस का दूसरा कारण सुन लो बराबर से, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। रेजोनेंस क्यों होता है? मैंने पहले भी बताया आपको रेजोनेंस क्यों होता है। क्योंकि पाई बॉन्ड का क्या होता है? यहाँ पे शिफ्टिंग होता है। फॉर द शिफ्टिंग ऑफ बॉन्ड, बॉन्ड को यहां से यहां शिफ्ट करने के लिए कुछ एनर्जी चाहिए ना, कुछ एनर्जी चाहिए। ऐसे ही कोई भगवान थोड़ी ना हवा में ऐसे थोड़ी ना चला जाएगा, कुछ एनर्जी चाहिए। तो उस एनर्जी के लिए ये मॉलिक्यूल अपनी एनर्जी खर्च करेगा। वो मॉलिक्यूल अपनी एनर्जी खर्च करेगा इस पाई बॉन्ड को यहाँ पे शिफ्ट करवाने के लिए, वापस लाने के लिए, ऐसा जुप 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 घुमाने के लिए। तो पूरा मॉलिक्यूल इसके लिए एनर्जी खर्च करेगा। अगर मॉलिक्यूल एनर्जी खर्च कर दी तो उसकी एनर्जी क्या हो गई? कम हो गई। एनर्जी कम हो गई तो ज्यादा स्टेबल हो गई। जिसकी एनर्जी कम होती है वो दुनिया में ज्यादा स्टेबल होता है, जिसका एनर्जी कम है वो ज्यादा स्टेबल है। इसलिए तो आपको पढ़ाते वक्त मैं एनर्जी खर्च करता हूँ, बहुत जोर से पढ़ाता हूँ। तो अगर मैं जोर से पढ़ा रहा हूँ या फिर एनर्जी खर्च कर रहा हूँ तो मैं क्या हो जाऊंगा? स्टेबल हो जाऊंगा। पूरे दिन आप क्या करते हो? पूरे दिन बहुत काम करते हो, भागते रहते हो, ये करा वो करा, क्रिकेट खेला, कुछ भी करा, है ना? तो आप क्या करते हो? एनर्जी खर्च करते हो, एनर्जी वेस्ट करते हो, एनर्जी लॉस करते हो। इसलिए क्या हो जाता है? एट द एंड रात को थक के सो जाते हो। थकना क्या होता है? थक गया मतलब क्या? एनर्जी कम हो गई। जितनी कम हो जाएगी उतना आप स्टेबल हो जाओगे, स्टेबल होकर आप सो जाओ। गेटिंग अ पॉइंट?
रेजोनेंस से एनर्जी लॉस होती है, लॉस होने की वजह से मॉलिक्यूल स्टेबल हो जाता है। ये स्टेटमेंट लिख लो, ये स्टेटमेंट लिख लो। ड्यू टू रेजोनेंस, ड्यू टू रेजोनेंस energy decreases, energy decreases and due to resonance energy decreases and molecule becomes more stable, molecule becomes more stable. नीचे एक और डेफिनेशन लिख लो, फॉर्मल चार्ज। एक डेफिनेशन लिख लो, फॉर्मल चार्ज। A charge which is developed, a charge which is developed during resonance, a charge which is developed during resonance on the atoms, during resonance on the atoms due to excess, due to excess, ब्रैकेट में लिखो प्लस चार्ज, ड्यू टू एक्सेस, ब्रैकेट में लिखो प्लस चार्ज, और ड्यू टू deficient valency, excess और ड्यू टू deficient, ब्रैकेट में लिखो माइनस चार्ज, deficient, ब्रैकेट में लिखो माइनस चार्ज, वैलेंसी, ब्रैकेट ओवर वैलेंसी, या तो एक्सेस वैलेंसी से पॉजिटिव चार्ज आता है, या फिर लेस वैलेंसी से, या फिर डेफिशिएंट वैलेंसी से नेगेटिव चार्ज आता है। यहां पे वैलेंसी होनी चाहिए थी, इसके लिए होनी चाहिए थी 2 है, 3 एक्सेस है तो प्लस, इसके लिए होनी चाहिए थी 4 मगर डेफिशिएंट है, एक कम है तो माइनस। और एक ब्यूटीफुल चीज बताऊं, ब्यूटीफुल चीज, ये माइनस चार्ज है, ये प्लस चार्ज है, आपके मॉलिक्यूल के ऊपर प्लस भी चार्ज है माइनस भी चार्ज है, मतलब आपका मॉलिक्यूल क्या है, न्यूट्रल। मॉलिक्यूल न्यूट्रल ही है ना, इस पे प्लस चार्ज माइनस चार्ज, ये प्लस चार्ज माइनस चार्ज, प्लस चार्ज माइनस चार्ज, तो मॉलिक्यूल तो न्यूट्रल ही है, ये भी न्यूट्रल है, ये दोनों भी न्यूट्रल है, प्लस माइनस दोनों पे एक एक चार्ज है तो दोनों एक दूसरे को फिट आउट कर देंगे। तो अल्टीमेटली चार्ज दिखा इसलिए रहे हैं हम, फॉर्मली दिखा रहे हैं, सिर्फ फॉर्मली है, ये फॉर्मालिटी है, ये कोई दिखाने की जरूरत नहीं, क्योंकि उसके ऊपर कोई नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज है ही नहीं, क्योंकि आयन नहीं है ये तो न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, क्योंकि प्लस भी है माइनस भी, जितना प्लस उतना ही माइनस, इसलिए क्या है, ये न्यूट्रल है। सो दिस चार्ज इज नोन एज फॉर्मल चार्ज। एक्चुअली वर्ड फॉर्मल क्यों आया वो समझा, क्योंकि मॉलिक्यूल अल्टीमेटली तो न्यूट्रल ही रहता है, इसलिए चार्ज का कोई मीनिंग ही नहीं है, ये फॉर्मालिटी है सिर्फ। गेटिंग अ पॉइंट, राइट। अगर सिर्फ प्लस सिर्फ माइनस होता तो वो एक्चुअल में चार्ज होता, ये एक्चुअल चार्ज नहीं है, ये सिर्फ फॉर्मालिटी। तो नीचे लिख दो, ये पॉइंट करके ये नया पॉइंट लिख लो, ultimately the molecule, otherwise eventually the molecule remains constant or neutral, eventually the molecule remains neutral, so it is no use of this charge, so
It is no use of this charge. That's why they are known as formal charge. That's why they are known as formal charge. समझा ना? क्लियर हो गया कि नहीं? इसमें कोई दिक्कत है? चलिए रुके आज यहां तक. चलो थैंक यू, बाय बाय, सायोनारा, टाटा, मिलते हैं.